राहत अपने अंदर एक अजीब सी उदासी लिए हुए थी। मौसम खुश्क और सर्द था, इसलिए वो अपने बिस्तर में दुबका हुआ था। इसे वैसे तो सर्दी कम ही लगती थी, लेकिन इस बार सर्दी ने भी पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अपने सीने पर नमक लगी मूंगफलियों का बाउल रखे वो वक्फे वक्फे से जुगाली करने में मसरूफ़ था। ना ही फ़ोन करती है और ना ही मेरा उठाती है। ये तो कोई बात ना हुई, लगता है तेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ख़त्म हो जानी है। इसने घुटते हुए साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और इनाया का नंबर मिला दिया। फिर एक नज़र सामने लगे वॉल क्लॉक पर डाली जो रात के 2 बजा रही थी। ये कोई वक्त नहीं है किसी को डिस्टर्ब करने का। वो बिड़बिड़ाया और कॉल काटने ही वाला था कि फ़ोन अटेंड कर लिया गया। कौन है? इसे इनाया की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ सुल्तान, डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो महताज लहजे में बोला। किसी को सोते से उठाकर कहो कि डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे लोगों की ये मंतक समझ में नहीं आती। इनाया नींद से चूर लहजे में बोली। नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं बंद कर देता हूँ। इसने माजरत करनी चाहिए। अब उठा दिया है तो फिर बात करो। कहो कैसे फ़ोन किया? इनाया पूरी तरह से होश में आते हुए बोली। मैं पहले भी कॉल कर रहा था कल सुबह में, आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। वो जाने क्या जानना चाह रहा था। मैं किसी और सिचुएशन में थी, नहीं उठा सकी। इसे इनाया का सपाट सा लहजा सुनाई दिया। कहीं ये सिचुएशन तुम्हारे चचा और इसकी फैमिली से तो मुंसलिक नहीं है? वो झट से बोला तो दूसरी तरफ से खामोशी ही छाई रही। लगता है तुम पर प्रेशर डाला जा रहा है इस रिश्ते के लिए रजामंदी देने का। इसने ताक कर एक और जुमला फेंका। तुम कौन होते हो मेरे मैटर्स में दखल अंदाजी करने वाले? जो भी हो तुम्हें इससे क्या है? इनाया अचानक से भड़ पड़ी। एक लम्हे तो इसका दिल चाहा कि फ़ोन बंद ही कर दे, क्योंकि वो ऐसे लहजों का आदी नहीं था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए इसने खुद पर काबू पा लिया। हुआ क्या है? क्या मैंने कुछ कह दिया या किसी और का गुस्सा मुझ पर उतर रहा है? वो खुद पर ज़ब्त करते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसे इनाया के गुस्से में डूबी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इसमें एक और अंसर शामिल था और वो था दुख, पछतावा या मलाल या इन तीनों की मिली जुली कैफियत। इनाया मुझसे बात करो, ऐसे खुद अकेली या अजियत मत झेलो। जानता हूँ दिल टूटे तो कैसा लगता है, इसलिए तुम प्लीज़ खुद को इस तकलीफ़ में अकेला मत समझो। अब की मर्तबा वो बहुत नरमी से बोला तो इनाया खामोश होकर ही रह गई। बताओ मुझे क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया है? वो अपनी कई बात की तस्दीक चाहता था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है सुलेमान, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम कितना कर लोगे मेरे लिए? कहाँ तक मुझे प्रोटेक्ट करोगे? कितना चलोगे मेरे साथ? आखिर में तो मैं अकेली ही रह जाऊँगी ना। इनाया भीगे लहजे में बोली तो इससे खुद पर ढेरों मलाल हुआ। जितनी हिम्मत है इतना तो करूँगा, तुमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। ये मेरा सुल्तान औरंगज़ेब का वादा है तुमसे। अब बताओ क्या हुआ है और वो कौन है जिसकी वजह से तुम रो रही थी? वो दिल पर पत्थर रखते हुए बोला, वरना इनाया की हालत महसूस करते हुए इसका अपना दिल फट रहा था। कौन हो सकता है? अब तो मेरे अपने भी मुझे बहुत समझते हैं, सर से उतारने की फ़िक्र में हैं। इनाया उदासी से बोली। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कोई भी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं देख लूँगा कि कौन कितने पानी में है। वो अचानक ही गुस्से में आ गया। तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं होता। अच्छे बनते हो तो बहुत ही अच्छे, बेगाने होते हो तो कई दिन खबर ही नहीं लेते। मेरा दिल बहुत कमज़ोर है सुलेमान, मज़ीद कुछ भी सहने की मुझ में हिम्मत नहीं। अगर तुमने भी मुझसे खेलने की कोशिश की तो इनाया मर जाएगी। इनाया बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मरने की बातें मत करो इनाया, मैं कह जो रहा हूँ बात बस ख़त्म होने वाली है। वो चिढ़ते हुए बोला तो इनाया खामोशी इख्तियार कर गई। अब तुम सुकून से सो जाओ, रात बहुत हो गई है और अपनी ये सारी परेशानियाँ मेरे लिए छोड़ दो। सुल्तान ने इसे तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया और ख़ुद बाजू सर के नीचे टिकाते हुए गहरी सोच में डूब गया। सारी टीम कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थी और इन्हें फाइनल ब्रीफिंग दी जा रही थी। सेक्शन कमांडर बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे और इन सब का जोश भी इनकी बातें सुनकर बढ़ता जा रहा था। फाइनल कोऑर्डिनेशन हमें मुहैया कर दिए गए हैं, ऊपर से हुक्म भी मिल चुका है और कल सुबह आप लोगों की रवानगी है। आप सब लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, लेकिन याद रहे इस मरतबा दुश्मन शातिर होने के साथ साथ बहरूपिया भी है। आपके सामने से गुजर जाएगा लेकिन किसी को एहसास तक नहीं होगा। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अफ़गानिस्तान से यहाँ आ चुका है, जिसका मतलब है कि वो फिर किसी नए चक्कर में है। सेक्शन कमांडर इन्हें देखते हुए अबरू उचकाकर बोले तो इसके चेहरे पर बेचैनी फैल गई। रवि प्रसाद एक बेरहम और शफाक इंसान है जिसकी नज़र में रहम और ज़्यादती की कोई वक़्त नहीं, इसलिए इस चांस को आप सब ने अपना फाइनल चांस ही समझकर डील करना है। सेक्शन कमांडर ने आखिरी अल्फाज सीधा इसकी आंखों में देखकर कहे थे, जो इस बात का मज़हर था कि वो इसे ही जताना चाह रहे हैं। बेफिक्र रहें सर, हम भी इधर कोई मंजन बेचने नहीं आए हुए। इंशाअल्लाह इसे वहाँ से पकड़ेंगे जहाँ इसके गुमान में भी नहीं होगा। ये पहली बार था जब वो किसी मीटिंग के दौरान बोला था, वरना वो हमेशा एक खामोश समंदर की मानिंदी नजर आता। इसके यूँ बोलने पर जहाँ ब्रावो 1 ने चौंकते हुए इसे देखा
वहीं बाकी टीम मेंबर्स भी हैरत से इसे देखे गए। इसलिए ये बात मैंने खालिस तुमसे ही कही है ताकि गलती का अगर थोड़ा सा भी चांस है तो वो भी ख़त्म हो जाए। सेक्शन कमांडर मुस्कुराते हुए बोले तो वो नज़रें झुका गया। आप सबको तमाम कोऑर्डिनेशन मिल गई हैं, तैयारी पकड़ ले बस। सेक्शन कमांडर अपनी बात मुकम्मल करते हुए अपना कोट उठाकर बाहर निकल गए तो ब्रावो 1 सीधा इसके पास चला आया। क्या चल रहा है दिमाग में? ब्रावो 1 की बेचैनी भी खासी बड़ी हुई थी। देखो ब्रावो 1, लोहे को लोहा ही काटता है, इसलिए हमें इस तक पहुंचने के लिए बहरूपिया ही बनना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा ये हम अभी बैठ कर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक मरतबा अगर हम लोग यहाँ से कूच कर गए तो फिर ना ही इतना वक्त मुयसर आना है और ना ही सही तरीके से बात हो पानी है। वो मुतफिकर लहजे में बोला तो ब्रावो 1 इसे उलझन से देखने लगा। मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कि हमने ये सब कैसे करना है। वो ब्रावो 1 का हाथ पकड़ते हुए उठ खड़ा हुआ तो वो इसके साथ ही चल पड़ा। मैं चाहता हूँ कि एक बारी पूरी बिल्ली ही थैले से बाहर निकल आए, फिर देखना कैसा गुमसान का रन पड़ता है। वो अपने प्राइवेट कमरे में बैठे थे जब वो ब्रावो 1 की जानिब देखते हुए बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? ब्रावो 1 की बेचैनी किसी तो और कम नहीं हो पा रही थी। ये ऐसे होगा कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हें आम हालात से हट कर लगी, समझ जाओ कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। बस आंखें और कान खुले रखने होंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप ही हमारे सामने आ जाएगा। और मुस्कुराते हुए बोला तो ब्रावो 1 भी इसकी मुस्कुराहट में शामिल हो गया। मैं तो पहले निकलने का कायल था, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिल पाई, वरना अभी तक हम दोनों हालात को काफ़ी हद तक समझ चुके होते। ब्रावो 1 पुरसोच लहजे में बोला, बस भरोसा रखो, काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन हो जाएगा। रवि प्रसाद क्या, इसकी जगह इनकी एजेंसी का चीफ भी आ जाए तो मैं इसे भी कहीं का न छोड़ूंगा, लेकिन अभी मुझे इस पर राज ठाकर से एक फ़ाइनल मीटिंग करनी है। वो ब्रावो 1 को देखते हुए पुरस्कार अंदाज में बोला, जो भी करना है जल्दी करो, हमें इस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है, अगर बात ऊपर पहुंच गई तो बड़ी मुश्किल हो जानी है। ब्रावो 1 इसे समझाते हुए बोला तो इसका शाना थपथपाते हुए उठ खड़ा हुआ। वो कॉलेज से बाहर निकल रही थी कि इसकी नज़र सामने मौजूद मर्सिडीज़ पर पड़ी, जो कि यकीनन जवाद की ही थी। इसने एक सर्द आह भरते हुए गाड़ी को वहाँ से निकाल लेना चाहा, लेकिन वो भी अपने नाम का एक इकलौता ढीठ था। फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसकी होंडा सिविक के पीछे लगा दी। थोड़ी देर तो वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक जगह रश कम होने की वजह से जवाद की गाड़ी ने इसे ओवरटेक किया तो इसके आगे आते हुए इसे साइड पर रुकने का इशारा किया। वो खामोशी से गाड़ी सड़क की एक तरफ लगाते हुए अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश करने लगी। ये क्या कर दिया तुमने इनाया? मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया और फिर सारा का भी और मामा का भी, मतलब हद होती है बचपने की। जवाद इसकी तरफ के शीशे में झांकते हुए बोला तो वो अपने अंदर उबलते गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगी। यानी कि जैसा मैंने सोचा था तुम्हारे बारे में, तुमने बिल्कुल वैसे ही करते हुए बारी बारी सबके नंबर से मुझे टॉय किया। वो तमस्खराना अंदाज में हंसते हुए बोली तो जवाद चुप होकर रह गया। इसी बात से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी तुम बाज क्यों नहीं आते? वो इसे मजीद ताव दिलाते हुए बोली, ये सब तुम इस गैंडे के लिए बोल रही हो जो इस दिन तुम्हारे और मेरे बीच में आ गया था? बोलो इसी के लिए कह रही हो ना? जवाद तड़क कर बोला तो इसकी हंसी निकल गई और फिर वो हंसती चली गई। गैंडा, ओ माय गॉड, अब अगर तुम ऐसे हो कि हर कोई तुम्हें गैंडा ही नज़र आता है तो इसका मतलब है मसला तुम्हारे साथ है, और अगर कुछ और सुनना चाहते हो तो फिर समझ लो कि मैं ये सब इसी के लिए कर रही हूँ। अब तुम प्लीज़ यहाँ से जाओगे? वो जान छुड़वाते हुए बोली, लेकिन जवाद के लिए इसका इतना कह देना ही काफ़ी साबित हुआ। मैं क्या हूँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, जब तुम्हारा हशन नशर ख़राब करूँगा। वैसे भी तुम पर मेरी नीयत कब से ख़राब है, वो हाल करूँगा तुम्हारा। अभी जवाद इतना ही बोल पाया था लेकिन इसकी बस ही हो गई। शट अप, अपनी गंदी ज़ुबान से मेरे बारे में एक लफ्ज़ और कहा तो यहाँ भी मार पड़ेगी, और इस गैंडे से बोलकर अलहदा तुम्हारी हड्डियाँ तोड़वाऊँगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे आसपास भी मंडलाए तो हशर ख़राब कर दूँगी तुम्हारा। वो गुस्से से सुरख अंगारा बनी जवाद को इसकी औकात याद करवा गई। अपनी बात मुकम्मल करते इसने अपनी गाड़ी को गियर में डाला और तेज़ी से वहाँ से निकाल ली। जवाद अगर छलांग लगाते हुए एक तरफ ना होता तो इसने गाड़ी इसके ऊपर ही चढ़ा देनी थी। माय फोर्ट चचा का बेटा, ये है मेरे बाबा की पसंद, जिसे वो इस पूरे जहां में मेरे लिए सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं। वो गुस्से से बिड़बिड़ाते हुए बोली और गाड़ी की रफ्तार में ख़तरनाक हद तक इजाफा कर गई। बात तक करने की तमीज़ नहीं है इसे, मुझसे ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं की। मैं बाबा से बात करूंगी कि मुझे ऐसे लोगों में नहीं जाना जिन्हें औरत की इज़्ज़त का ही ख्याल ना हो। वो सोचती जा रही थी और एक्सीलेटर पर इसके पाँव का दबाव बढ़ता जा रहा था। मेरा हशर ख़राब करेगा तेरा तो मैं वो हाल करूंगी कि तेरी वो मामा भी याद रखेंगी कि कौन टकरी है। वो करब भरे अंदाज में बोली। रफ्तार बढ़ती जा रही थी और आगे सड़क मुड़ रही थी, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एहसास इसे तब हुआ जब अचानक ही आगे मोड़ आया और इसने सामने देखते हुए फ़ौरन ही ब्रेक मारी, लेकिन वो थोड़ा लेट हो चुकी थी।
गाड़ी सड़क पर फिसलती हुई मोड़ने की बजाय सीधी गई और सामने दीवार तोड़ते हुए वहीं अटक गई। वह हवास बाख्ता सी ड्राइविंग सीट पर बैठी सामने देखे जा रही थी, जहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बड़ी बचत हो गई मैडम, थोड़ा और तेज होती तो सीधा सामने नाले में जा गिरना था। अचानक एक बंदा इसकी तरफ के शीशे में आते हुए बोला तो वो दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल आई। गाड़ी का अगला हिस्सा हवा में था और इसकी किस्मत अच्छी थी जो गाड़ी रुक गई, वरना इसने गाड़ी समेत नीचे नाले में गिर जाना था। वो वहीं कपकपाते हुए बैठती चली गई और हाथ में पकड़े मोबाइल से फ़ौरन ही सुल्तान का नंबर मिला है। इस वक्त इसे सिर्फ सुल्तान याद था और वो इसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी। वो भाग ही तो पड़ा था। इसके दिमाग में बस यही एक बात गूंज रही थी कि इनाया का एक्सीडेंट हो गया है। तूफ़ानी रफ्तार से हैवी बाइक भगाता वो मुश्किल से 15 मिनट में वहाँ पहुँच चुका था। बाइक स्टैंड पर लगाते हुए इसने नज़र दौड़ाई तो इसे दूर से ही इनाया लोगों के हुजूम में सर पकड़े बैठी नजर आई। वो सीधा इस तक पहुँचा और इसे तशवीश से देखने लगा। तुम ठीक तो हो ना? इससे बात नहीं हो पा रही थी, जबकि इनाया इसकी हालत देखते हुए खुद को फरामोश कर बैठी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया सुल्तान? इनाया इसे देखते हुए परेशानी से पूछ बैठी। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? इसने एक मरतबा फिर से अपनी तसल्ली चाही। ओहो मैं ठीक हूँ सुल्तान, लेकिन खुद को ठीक करो प्लीज़। वो इसे तसल्ली देते हुए बोली तो इसने एक ठंडी सांस खारिज की। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, वो इसे गौर से देखते हुए बोला और मोबाइल निकालते हुए नंबर मिलाने लगा। एड्रेस भेजा हूँ, फ़ौरन पहुँचो। इसने मुख्तसर सी बात करते हुए कॉल काटी और इसकी गाड़ी का जायज़ा लेने लगा जो आगे से टूट फूट का शिकार हो गई थी। फिक्र नहीं करनी, अभी मेरे दोस्त आ जाते हैं तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और फिर से इनाया को बगौर देखते हुए बोली, ऐसे मत देखो मुझे, मैंने बता दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी नज़रों से कंफ्यूज होते हुए इनाया बस मिनमिना कर रह गई। इसकी लाइट ब्राउन आंखों में देखने की हिम्मत किस में थी? और वो तो फिर भी इनाया अरबाज चौधरी थी जो पहली मरतबा इसे देखकर कितनी बातें भूल गई थी। कैसे हुआ ये सब? ये तुम्हारा रोज़ का रास्ता है, फिर भी तुम सीधा नाले में घुसने का प्लान बनाकर बैठी हुई थी। लोगों की भीड़ कम होना शुरू हो गई थी और जब इसने थोड़ी तसल्ली कर ली तो वो अपनी जून में लौटने लगा। बस दिमाग फिर गया था मेरा, समझ नहीं आई थी कि ये सब कैसे हो गया। इनाया नज़रें चुराते हुए बोल, हद करती हो यार, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? कम से कम अपना नहीं तो दूसरों का ही ख्याल कर लेता है बंदा, लेकिन तुम होगे बस, अपना ही होश नहीं तुम्हें। वो इनाया को मलामत करते हुए बोल, अच्छा है मर जाती मैं। इसे इनाया की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, लेकिन चूँकि वो कानों का तेज़ था इसलिए सुन गया। नो बकवास, ये मरने मारने की बातें मेरे सामने मत करना। वो गुस्से में ही तो आ गया था, जबकि इनाया खामोशी से सर झुका दी। थोड़ी देर में तैमूर और इमरान वहाँ पहुँच चुके थे और वह इन्हें हिदायत जारी करने लगा। वाह, 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में, वैसे आइटम तो फिट है। तेरे जैसे बंदे से फंस गई तो बड़ी बात है। तैमूर इस नाजुक मौके पर भी इसे अपने आजमूदा फिक्रे मारने से बाज नहीं आया था, लेकिन वो खिलाफ तवक्का खामोश रहा और इसे गाड़ी किसी वर्कशॉप ले जाने का बोलते हुए इनाया को अपने साथ आने का इशारा किया। ये मैं इस पर बैठूंगी? इसकी बाइक को करीब से देखते ही इनाया की जान परेशान आई। तो और किस पर बैठना चाहती हैं जनाब? मुझे पता होता कि मोहतरमा गाड़ी ठोकने वाली हैं तो किसी दोस्त से मेहरान गाड़ी मांग लाता, वो भी गैसों वाली। वो जले घटे अंदाज में बोला तो इनाया खामोश होकर रह गई। इसने चुपचाप बाइक स्टार्ट की, लेकिन रही सही कसर इसकी आवाज़ ने पूरी कर दी। मैं कैब करके चली जाऊंगी। इनाया होले से मिनमिनाई तो इसने इसे बाजू से पकड़ते हुए अपने पीछे बिठाने के लिए खींचा। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों इनाया के घर की तरफ जा रहे थे। तो मेरे घर का एड्रेस जानते हो? इनाया इब्तदाई मराहल से गुजरने के बाद समझ चुकी थी। जी जनाब, DHA में रहती हो ना? इसने तस्दीक चाहिए। वाकई में बिल्कुल ठीक चिमटे हो तुम, मुझे हक बनता है फिर तो तुम्हारा। इनाया ज़िद होते हुए बोली तो वो होले से मुस्कुरा दिया। हुआ क्या था ये तो बता दो, वो जाने क्या सुनना चाहता था। रात में बताऊंगी जब आप फ़ोन करेंगे, अगर आपको याद रह गया, अगर आप अपने दोस्तों के साथ बिज़ी ना हुए तो, अगर गलती से दिमाग में आ गया कि इनाया नाम की एक लड़की भी इस दुनिया में पाई जाती है। अगर अभी वो इसे कोई और बात भी भिगो कर मारती, लेकिन इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने बाइक की रफ्तार बढ़ा देना ही मुनासिब समझा तो इनाया फ़ौरन से खामोश होते हुए इसे थाम गई। गाड़ियाँ तैयार खड़ी थी और वो सब इसमें सवार हो रहे थे। ये 2 गाड़ियों का काफ़िला था जिसकी मंजिल वो गाँव था। सिर्फ वो और ब्रावो 1 गाड़ियों से बाहर खड़े हुए थे। अल्लाह हमें इस मिशन में भी कामयाब करे। वैसे क्या बात हुई ठाकर से? ब्रावो 1 इसे गौर से देखते हुए बोला। जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो इसने खुद ही दे डाली। अगर तो इसने ठीक बताया है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोग इस रवि प्रसाद को असली प्रसाद खिलाने वाले हैं और यह मौका जल्दी आ जाएगा। अभी निकलो यहाँ से। वो ब्रावो 1 को ग्रीन सिग्नल देते हुए अपनी गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया और चलने का इशारा किया। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे डिग्निटी की इमारत से बाहर निकली और मेन रोड पर आती स्पीड पकड़ गईं। ये जदीद साख्त की लैंड रोवर गाड़ियाँ थीं जो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए मॉडिफाई करते हुए बनाई गई थी। वो सब एक दूसरे से वायरलेस के साथ मुंसलिक थे।
इसलिए इसकी और ब्रावो 1 की गुफ्तगू गाहे बगाहे जारी रहती है। हम लोगों को तकरीबन 7-7.5 घंटे लग जाने हैं अगर हम रुके बगैर गए तो। इसी एयरपीस में ब्रावो 1 की आवाज़ सुनाई दी। हम कोई पागल तो नहीं है यार जो रुके बगैर जाएंगे, और ना ही कोई ऐसी इमरजेंसी है, हम लोग आराम से जाएंगे खाते पीते। इसने मज़ाहिया अंदाज में कहा तो दूसरी जानिब खामोशी छा गई। इसे बस इतना याद था कि इसने हर हाल में इस मिशन को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। 1 घंटे में 150 किलोमीटर बगैर किसी रुकावट के अबूर करने के बाद उन्होंने एक जगह रुकना मुनासिब समझा और गाड़ियाँ सड़क के किनारे लगा दी। यहाँ से आगे रास्ता अपना रंग दिखाने वाला है। अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन आगे इंजर पिंजर हिल जाना है। ब्रावो 1 ने नक्शा गाड़ी के बोनट पर फैलाते हुए सिगरेट सुलगाया और नक्शे पर इस जगह की निशानदेही की जहां वो अभी मौजूद थे। अभी वो आम लिबास में ही थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनके गांव पहुंचने से पहले किसी को भनक भी पड़े। यहाँ से थोड़े फासले पर ख़राब रास्ता है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे सड़क ढूंढने पर ही नजर आए। ब्रावो 1 ने गहरा कश लेते हुए बोला तो इसने इसे बगौर देखा। तभी तो ये जिन हमें मुहैया की गई है, इनके लिए सड़क का होना ना होना एक ही बात है। इसने लैंड रोवर की जानिब इशारा किया तो ब्रावो 1 हंस पड़ा। ये भी आपकी मेहरबानी है भाई साहब, वरना तो अगर वही पुरानी गाड़ियाँ होती तो मुश्किल हो जानी थी। ब्रावो 1 इसे देख कर ताज़ीमन झुका तो वह मुस्कुरा कर रह गया। मुझे कानों में बड़ी खुजली से लगी हुई है। ब्रावो 1 इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मकसद इसका बलराज ठाकर से इसकी हुई बात की सुनगुल लेना था। बलराज जल्दबाजी और डींगे मारने के चक्कर में एक बड़ा राज आश्कार कर बैठा है। वो जेब से कैप्टन ब्लैक का सिगार निकालते हुए इसे सुलगा कर बोला तो चॉकलेट की खुशबू इन दोनों के आसपास फैल गई, जबकि ब्रावो 1 इसे अचंभे से देखेगा। मौसूफ ने मुझे बड़की मारने के चक्कर में खुद ही रवि प्रसाद का प्लान बता डाला, क्योंकि इसके गुमान में भी यह बात नहीं थी कि हमारा अगला टारगेट यही रवि प्रसाद है। वो धुआं फिजा में छोड़ते हुए मज़े से बोला तो ब्रावो 1 इसे हैरत भरे अंदाज में देखेगा। मैंने तो बस इतना कहा कि अभी भी वक्त है, तावन करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अब वो आगे से पता नहीं किस इरादे से बोला, लेकिन जब बोला तो साले पर बड़ा ही प्यार आया। वो हंस पड़ा तो ब्रावो 1 ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए इसे घूरा। बोला क्या है भाई इसने, तुम तो पहेलियाँ बुझवाने पर तुले हुए हो। ब्रावो 1 की हिम्मत जवाब दे गई थी। कहता है इतने मर्द के बच्चे हो तो सरहद पार से एक और दोस्त आ रहा है, इसे रोक कर दिखाओ। तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या हुआ। जब गुब्बारे फटेंगे तो फिर इनकी आवाज़ हमारे देश तक सुनाई देगी। वो गहरा कश लेते हुए बोला तो ब्रावो 1 इसे नासमझी से देखेगा। तो इसमें ऐसी क्या बात है जो काबिल गौर है? ब्रावो 1 के लहजे में बेचैनी वाज़ेह थी। ये तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी समझाऊँ भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। वो सिगार होंठों में दबाते हुए नक्शा जेब में डालने लगा और फिर वापस अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था।